हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज कौन से गैसेज को हम बोलते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ऐसी कोई भी गैसेज जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है, उन गैसेज को बोला जाता है नोबल गैसेज। तो जनरली हम कौन कौन सी नोबल गैसेज के बारे में पढ़ते हैं? ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडोन, इन सभी गैसेज को हम बोलते हैं नोबल गैसेज। एक वर्ड आपने और सुना होगा, इन सभी गैसेज को रेयर गैसेज भी हम बोलते हैं। अब रेयर गैसेज का मतलब क्या है कि ये जो गैसेज है, ये सभी जो गैसेज हैं, ये काफ़ी कम अमाउंट में, काफ़ी कम क्वांटिटी में अर्थ के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इनको रेयर गैसेज भी बोलते हैं। तो नोबल गैसेज और रेयर गैसेज जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैसेज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं? तो इन सभी 6 गैसेज के बारे में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडोन। इसके बाद अभी हम देखते हैं अक्रेंस ऑफ नोबल गैसेज। जो नोबल गैसेज होती है वो अर्थ के अंदर कैसे पाई जाती है? तो ये जो गैसेज होती है फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है अर्थ पे ये सभी गैसेज फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? इनर्ट। ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती है कि हीलियम की जो गैस है वो हीलियम की फॉर्म में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीलियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिले, तो ऐसा नहीं होता है। जो गैस जैसी है वो उसी फॉर्म में पाई जाती है फ्री स्टेट में, मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होती है। तो ये जो गैसेज होती हैं ये फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है। इसके बाद अभी हम बात करें कि हीलियम के बारे में, मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ कि हीलियम जो गैस है इसको सन के एटमॉस्फेयर में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। कि जो हीलियम गैस है कहाँ डिस्कवर की गई थी? सन के एटमॉस्फेयर में। अब सन के एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है सन के अंदर, और हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके हीलियम गैस की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि नोबल गैसेज हमारी अर्थ के अंदर कैसे पाई जाती है, तो फ्री स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेज, कि नोबल गैसेज के बारे में अभी हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के बाकी जो भी नोबल गैसेज होती है उन सभी की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, एक्सेप्ट हीलियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी जितनी भी नोबल गैसेज है इनके अंदर कितने होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अभी हम बात करते हैं, ये हमने यहाँ पे सभी नोबल गैसेज की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हीलियम के लिए 1s2, नियोन के लिए एक सेल और ऐड हो जाती है 2s2 2p6, आर्गन के लिए 3s2 3p6। इसी तरीके से ये सेल इंक्रीज होती जाती है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से यहाँ पे 6। इसके बाद अब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो जितनी भी नोबल गैसेज होती है मोनो एटॉमिक होती है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके बनी है, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलके बनी है, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बनी है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के एटम से मिलके बनी हुई। ये सभी क्या है? डाईएटॉमिक। ये डाईएटॉमिक है, इसमें 3 एटम है तो ये ट्राईएटॉमिक है। लेकिन जितनी भी नोबल गैसेज है सब मोनो एटॉमिक है। हीलियम सिर्फ हीलियम के 1 एटम से बनी हुई है, नियोन सिर्फ नियोन का 1 एटम होगा इसमें। तो ये सभी मोनो एटॉमिक होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस। इनका कोई कलर भी नहीं होता और इनकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। तो ये इनके एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, कि जो भी नोबल गैसेज है इनके अंदर जो रेडियस होती है, नोबल गैसेज की रेडियस को हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियाई। नोबल गैसेज की जब रेडियस को हम मेजर करते हैं तो वो कौन सी रेडियस होती है? वहाँ पे वैन डर वाल रेडियाई। और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नोबल गैसेज कैसे होती है? 18th जो ग्रुप होता है हमारा, 18th ग्रुप में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, तो ये हमारा 18 ग्रुप है। 18th
जब इसमें टॉप से बॉटम हम आते हैं, तो टॉप से बॉटम जब आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेज इंक्रीजेज। अब ये इंक्रीज क्यों होती है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। अब ये देखिए, जब हम हीलियम से रेडोन तक जा रहे हैं तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट सेल थी, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब हीलियम के अंदर सिर्फ एक सेल है, नियोन के अंदर एक सेल और ऐड हो गई, 2 सेल हो गई, आर्गन के अंदर एक सेल ऐड और हो गई है, तो ये 3 सेल हो गई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा एटम, ये न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, ये सेल होती है। तो जब हीलियम के अंदर एक सेल थी, नियोन पे गए तो ये 2 सेल हो गई, आर्गन के ऊपर गए तो ये 3 सेल हो गई, और उसके बाद क्रिप्टन पे एक सेल और ऐड हो गई। तो इधर से जब हम साइज देखेंगे तो साइज क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, तो साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जीज की हम बात करते हैं, तो जितनी भी नोबल गैसेज होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज काफ़ी हाई होती है। अब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों होती है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो भी नोबल गैसेज होती है उन सभी की जो वैलेंस सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जब भी किसी भी एटम की वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट होता है, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको डुप्लेट बोलते हैं। तो जब भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों कंप्लीटली फिल्ड जो सेल होती है, ये इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी जब हम इसको देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है नोबल गैसेज की वो काफ़ी हाई होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करते हैं, तो जितनी भी नोबल गैसेज है हमें पता है उनके अंदर या तो ऑक्टेट है, इस तरह की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर हीलियम के केस में क्या है, ये डुप्लेट। तो जब इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कंप्लीटली फील्ड, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, जो ऑक्टेट होता है, इस ऑक्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए जो नोबल गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है, ड्यू टू द कंप्लीटली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, कि जो भी नोबल गैसेज होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। अब इस चीज़ का क्या रीज़न है कि नोबल गैसेज का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी कम क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि नोबल गैसेज के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन से फोर्स होते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्स, कि एक नोबल गैस के एटम को दूसरा नोबल गैस का जो एटम है वो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्यू टू द वीक वैंडरवाल फोर्सेज। अब उनके बीच में जब फोर्सेज वीक हैं, नोबल गैसेज के एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो काफ़ी वीक होता है, और क्या नाम होता है उस फोर्स का, वैंडरवाल फोर्स। अब जब किसी भी सब्सटेंस के एटम्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीक होता है, तो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। अब हम देखते हैं कि जब टॉप से बॉटम आते हैं, हम इस ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम में आएंगे तो इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से वैंडरवाल जो फोर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हीलियम के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो कम लग रहा था, लेकिन ये जिनोन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। जिनन के केस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसीलिए जब टॉप से बॉटम आते हैं 18th ग्रुप में तो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द वैंडरवाल फोर्सेस। इसके बाद अब हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी इन वाटर, कि जो भी नोबल गैसेज है ये वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होती है। अब इस चीज़ का क्या रीज़न है कि वाटर के अंदर नोबल गैसेज सोल्यूबल क्यों हैं, क्योंकि वाटर और जब नोबल गैसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस होने लग जाती है, और इस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से नोबल गैसेज वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए जब एटम
नोबल गैस का कोई एटम होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस तरीके से परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है। जब ये वाटर के अंदर कांटेक्ट में आएगा तो वाटर के अंदर कैसा वो नेचर होता है, डाईपोलर। वाटर एक डाईपोल है, यहाँ पे नेगेटिव पोल है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पोल है। तो जब नोबल गैस का कोई एटम जिसके अंदर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर क्या करता है, उसको पोलराइज कर देता है। उसको क्या कर देता है, पोलराइज। अब ये जो नोबल गैस का जो एटम था ये परफेक्टली सिमेट्रिकल था और स्फेरिकल था। अब ये पोलराइज हो गया, वाटर ने इसको पोलराइज कर दिया। पहले यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन वाटर के इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिपेल कर दिया। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर इस पे आ गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस नोबल गैस का जो एटम है, ये नोबल गैस एटम है, ये ऐसे हो गया, इधर तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इधर नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाटर का जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था ये अट्रैक्ट करेगा और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डाईपोल। ये डाईपोल तो ऑलरेडी था, ये वाला डाईपोल क्या हो गया, इंड्यूस डाईपोल। इंड्यूस डाईपोल, ये डाईपोल इंड्यूस हुआ है और ये वाला डाईपोल तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसी को हम बोलते हैं डाईपोल इंड्यूस डाईपोल इंटरेक्शन। इसकी वजह से नोबल गैसेज वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज को पहले हम इनर्ट गैसेज बोलते थे। इनर्ट गैसेज क्यों बोलते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि ये जो भी गैसेज होती है इनकी रिएक्टिविटी जीरो होती है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है, कि ये सभी जो गैसेज होती है इनर्ट नेचर की होती है, इनकी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती है। लेकिन 1962 के अंदर नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करवाया, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीजन की जब रिएक्शन करवाई गई प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ तो इस तरीके का एक येलो कलर का कंपाउंड बना जिसका क्या नाम था, डाई ऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। तो ये कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हुआ येलो कलर का। फिर नील बार्टलेट ने क्या सोचा कि ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या करवा रहा है, ये प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीजन में से, इसीलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस कंपाउंड को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसलिए इस पे एक नेगेटिव चार्ज आया। तो नील बार्टलेट ने क्या सोचा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की और जिनन की ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, सिमिलर है। सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना सकता है तो जिनन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के सिमिलर है, इसीलिए जिनन भी अगर इस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। तो जब ये रिएक्शन करवाई गई तो इस तरीके से ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड बना, ऑरेंज येलो कलर का। और ये पहला कंपाउंड था जब किसी नोबल गैस ने रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया हो। तो इसी के बाद, इस डिस्कवरी के बाद नोबल गैसेज के और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए। नोबल गैसेज के अंदर जनरली जिनन के कंपाउंड मैक्सिमम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। तो अब कंपाउंड देखते हैं हम जिनन के कि कौन कौन से बनाए गए इस डिस्कवरी के बाद। तो जिनन डाईफ्लोराइड, जिनन टेट्राफ्लोराइड, जिनन हेक्साफ्लोराइड, तो ये सभी जिनन के फ्लोराइड हैं। जिनन के ऑक्सीफ्लोराइड बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों हो तो जिनन के ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाई गई, XeOF2, XeOF4, XeO2F2 और ये XeO3। तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए जिनन के इस डिस्कवरी के बाद। अब एग्जाम में हमसे इन सभी की प्रिपरेशन के बारे में नहीं पूछा जाता है कि आप राइट डाउन ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जिनन टेट्राफ्लोराइड। तो इस तरीके से इनकी प्रिपरेशन नहीं पूछी जाती है।
तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एंड शेप। ये जो कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सभी की स्ट्रक्चर और शेप 100% एग्जाम में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आता है सभी एग्जाम्स में। तो अभी हम देखते हैं कि इन तरह के कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर और शेप को कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि जो भी इन सभी कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम है हमारा वो कौन है, जीनन। यहाँ पे सभी में सेंट्रल एटम जीनन है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी जीनन की। जीनोन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो क्या होती है जीनोन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5s2 5p6। तो ये 5s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 5p के अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो 5d ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिख ली। अभी हम स्ट्रक्चर पहले किसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं, XeF2 जीनन डाइफ्लोराइड की। तो हमें पता है कि ये जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि किसी भी सेंट्रल एटम को जितने बॉन्ड बनाने होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, उसके पास उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे जीनन 2 फ्लोराइड से जुड़ा हुआ है, तो जीनन को कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और 2 बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि जब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जीनोन की, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब जीनोन डाइफ्लोराइड बनेगा तो हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि यहाँ से जब इस कंपाउंड को, इस जीनन को जब हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इस 5d ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जीनन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ 5p से एक इलेक्ट्रॉन उठ के 5d के अंदर चला गया। ये इस तरीके से अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब ये जीनन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी है। अब क्या होगा, इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मतलब ये फ्लोरीन का एक एटम इस के साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये फ्लोरीन का एक एटम इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना लेगा। तो जीनन के साथ 2 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड बनाने से पहले ये 5s ऑर्बिटल, एक 5s ऑर्बिटल, 3 5p ऑर्बिटल और एक ये 5d ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF2, ये क्या हो जाएगी, S, एक तो S ऑर्बिटल है यहाँ पे, एक p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d, कि एक तो s ऑर्बिटल है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो एक s ऑर्बिटल ने, 3 p ऑर्बिटल ने और एक d ऑर्बिटल ने आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके ये sp3d हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बना लिए हैं। और जब किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है तो उस केस में जो ज्योमेट्री होती है उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कैसी दिखती है अब ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, इस तरीके से एक ट्राइगोनल प्लेन होता है, एक बॉन्ड इसके ऊपर होता है, एक बॉन्ड इसके नीचे, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। शेप क्या होगी, अब शेप हम बनाएंगे, इस XeF2 की हमें शेप बतानी है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। शेप क्या बनाएंगे अब हम, अब शेप के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये तो हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा यहाँ पे,
ये जिनन तो क्या हो गया, सेंट्रल एटम। 2 फ्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, तो एक फ्लोरीन ये यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन ये यहाँ पे आ गया। अब क्या है, जिनन के अंदर एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 लोन पेयर है। अब ये 3 लोन पेयर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? ये हमारा क्या था, ये 5p था। ये 2 लोन पेयर तो ये रहे, एक लोन पेयर ये रहा, तो 3 लोन पेयर है। तीनों लोन पेयर को हम इस पोजीशन पे शो करते हैं। तो एक लोन पेयर ये शो हो गया, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, इनके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम। तो शेप के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो 3 ये लोन पेयर हो गए, लेकिन शेप क्या होगी हमारी, ये लीनियर। शेप के टाइम पे लोन पेयर को हम कवर कर देते हैं, ये लोन पेयर हमारे कवर हो गए, और ये शेप कैसी बच गई, अब लीनियर शेप बच गई। तो शेप क्या हो जाएगी हमारी, लीनियर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो हमने देखा XeF2 की स्ट्रक्चर। अगर हमें यहाँ पे जिनन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर बनानी हो तो क्या करेंगे, 4 फ्लोरीन है यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिएंगे हमें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेट हो गया, दूसरा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे चला गया है, क्योंकि यहाँ जिनन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिएंगे यहाँ पे, 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर से क्या होगा, एक 5s ऑर्बिटल, 3 5p ऑर्बिटल और 2 5d ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक 5s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है, एक 5s मतलब एक 5s, ये 3 5p और 2 5d ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 और ये 2d की, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, sp3d2। अब 4 फ्लोरीन को जुड़ना है, तो 2 फ्लोरीन तो यहाँ पे ऑलरेडी, ये XeF2 में एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे XeF4 बनना होगा तो 2 फ्लोरीन और आ जाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के साथ और एक इसके साथ। ये इस तरीके से अब 4 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे जिनन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या होगी, sp3d2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है तो उस टाइम पे ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है उस टाइम पे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी दिखाई देती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरीके से एक इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेन होता है, एक बॉन्ड इसके ऊपर होता है, एक बॉन्ड इसके नीचे होता है। अब XeF4 की जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या होगा, 4 फ्लोरीन को हमें लिखना होगा। अब शेप कैसे बताएंगे, ये ज्योमेट्री तो हो गई ऑक्टाहेड्रल, शेप के बारे में कैसे बताएंगे। शेप लिखने के टाइम पे इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हमें एटम्स को प्लेस करना होता है, कि ज्योमेट्री तो हमारी हो गई ऑक्टाहेड्रल। अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सभी एटम्स को उनकी जगह पे रखेंगे। तो ये बीच में जो होता है ये तो होता है सेंट्रल एटम को, चलो मैं अलग से लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे ये बीच वाला तो जो होगा ये सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम हमारा क्या है, जिनन। उसके साथ में 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 3 और एक ये, तो ये 4 फ्लोरीन हो गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये 4 फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4, और 2 लोन पेयर बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया। एक लोन पेयर हम यहाँ पे ऊपर दिखा देंगे, एक लोन पेयर हम यहाँ पे नीचे दिखा देंगे। ये लोन पेयर है एक ये लोन पेयर है।
तो अब शेप जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे जब हम शेप लिखेंगे तो शेप लिखने के टाइम पे हम लोन पेयर को छुपा देते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं होंगे तो ये शेप कैसी दिखाई दे रही है इसकी, स्क्वायर प्लेनर, कि ये स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर प्लेन है, ये और ये इस तरीके से स्क्वायर प्लेन हमारा दिखाई देगा। तो शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी हमारी। तो ये हमने जिनन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर देख ली। जिनन हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर देखनी होगी तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 6 फ्लोरीन। अगर जिनन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। तो उस टाइम पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और इधर माइग्रेट हो जाएगा। तो जहाँ से जब एक और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो गया है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं यहाँ पे, 3 इधर 3 इधर। तो ये हमारा 5s ऑर्बिटल 5p ऑर्बिटल है और ये 5d है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक हमारा s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 3 p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 3 d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, s एक s ऑर्बिटल 3p, तो ये p3 और 3d, तो ये sp3d3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d3। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगा, जिनन हेक्साफ्लोराइड। ये 6 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो जब जिनन हेक्साफ्लोराइड होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमारी एक sp3d3 होती है, तो उस टाइम पे ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो उस टाइम पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो हम ज्योमेट्री लिखते हैं, कैसे लिखी जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होता है, एक पेंटागन होता है, ये एक पेंटागन है। तो 5 बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे। तो ये पेंटागन बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई है, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप के बारे में हम लिखेंगे तो शेप कैसे लिखते हैं, ज्योमेट्री के अंदर जब सभी एटम्स को प्लेस कर देते हैं तो हमारी शेप आ जाती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल में यहाँ पे ये एक हमारा जिनन हो गया है, ये इस तरीके से 5 हम यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे आ गए हैं, ये पेंटागन बन गया इस तरीके से। 5 फ्लोरीन यहाँ आ गए हैं, एक फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा। तो हमारी शेप कैसी होनी चाहिए थी, एक ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा, एक के ऊपर ये फ्लोरीन आ गया, दूसरे वाले पे ये लोन पेयर आ गया। क्योंकि यहाँ 6 है ये, 3 2 5, हाँ 6 तो ये फ्लोरीन हो गए हैं हमारे, एक ये लोन पेयर नीचे आ गया। तो शेप हमारी क्या होनी चाहिए थी, पेंटागोनल पिरामिडल शेप हमारी होनी चाहिए थी। तो ये शेप क्या होनी चाहिए थी, पेंटागोनल पिरामिडल। लेकिन इस कंपाउंड की जब हमने शेप को एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया और ज़्यादा एनालिसिस करके इसको पता करने की कोशिश की, तो एक्चुअल में क्या शेप होती है इसकी, डिस्टोर्टेड। इसकी जो एक्चुअल शेप होती है वो क्या होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसकी एक्चुअल शेप क्या होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे दिखाई देती है, इस तरीके से। ऑक्टाहेड्रल क्या होगा हमारा,
इस तरीके से हमारी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ये हमारी है ऑक्टाहेड्रल शेप। लेकिन यहाँ पे 6 फ्लोरीन तो आ गए हैं, एक लोन पेयर को हमें और प्लेस करना है, तो एक लोन पेयर को और हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से बीच में। तो ये लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से ये लोन पेयर इस फ्लोरीन को रिपेल करेगा, इस फ्लोरीन को, और ये बाकी सभी फ्लोरीन के साथ भी रिपल्सन करेगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री थी उसकी डिस्टोर्शन हो जाएगी और हमारी शेप क्या बन जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हम स्क्वायर बाइपिरामिडल डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे इसकी शेप बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने फ्लोराइड्स की स्ट्रक्चर तो देख ली कैसे लिखनी है। अब ऑक्सी फ्लोराइड की स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं कि हम कैसे पता करते हैं कि जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर, तो उस केस के अंदर हम स्ट्रक्चर या शेप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि ये तो ये हमारा 5s ऑर्बिटल, ये 5p और ये 5d। यहाँ पे सपोज हमें स्ट्रक्चर किसकी, शेप किसकी पता करनी है, XeOF2, इसकी स्ट्रक्चर हमें पता करनी है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, 5p ये कंप्लीटली फिल्ड, 5d ग्राउंड स्टेट के अंदर वैकेंट होता है। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है ऑफ जीनन। अब हमें क्या पता है यहाँ पे कि ये वाले जीनन को 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है। लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, डाईवैलेंट, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो जीनन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ, एक अकेला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ। तो टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसीलिए जीनन को एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे 4 बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से माइग्रेट होके इधर चला गया 5p 5d। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए, तो क्या होगा, एक तो फ्लोरीन यहाँ से जुड़ेगा, ये एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ सकता है। अब दोनों फ्लोरीन जुड़ गए, अब बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इस वाले के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमें हाइब्रिडाइजेशन जब हम बताते हैं तो सिर्फ हमें सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट करने होते हैं। तो एक ही वाला ये जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला तो क्या होगा, पाई बॉन्ड, एक क्या होगा, सिग्मा। तो पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बताने के टाइम पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, एक तो ये 5s ऑर्बिटल और 3 ये हमारे 5p ऑर्बिटल और एक ये हमारा 5d ऑर्बिटल। इन सभी का यूज हो रहा है जब XeOF2 जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड ये कंपाउंड जब फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक S 3 5p और एक 5d ऑर्बिटल यूज होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, तो ज्योमेट्री क्या होती है,
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। और कैसे होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कैसे दिखाई देगी? इस तरीके से ये एक ट्राइगोनल प्लेन होता है, एक इसके ऊपर बोन होता है, एक इसके ये नीचे। ये एक ट्राइगोनल प्लेन, एक बोन ऊपर एक बोन नीचे। अब शेप की बात करें तो शेप कैसे डिसाइड होगी? अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री के अंदर अब हम एटम्स को प्लेस करेंगे। तो प्लेस करेंगे तो सेंटर के अंदर तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जीनन आ गया। इसके साथ 2 फ्लोरीन ऐड करनी है, तो 2 फ्लोरीन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। एक हमें ऑक्सीजन ऐड करना है। ऑक्सीजन कैसे होगा? डबल बॉन्डेड होगा, एक सिग्मा और एक पाई। तो एक यहाँ पे ये ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा पाई बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। और ये जो 2 लोन पेयर है, एक ये और एक ये दोनों लोन पेयर इस पोजीशन पे हमारे ऑक्यूपाई, इस पोजीशन पे लाई करेंगे। तो एक लोन पेयर ये, एक ये। अब अगर इस शेप को ध्यान से देखते हो, शेप बताने के टाइम पे लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये लोन पेयर ऐसे छिप जाएंगे। तो ये शेप कैसी दिखाई देगी? टी शेप। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये टी शेप दिखाई देती है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? टी शेप। इसी तरीके से अगर हम XeO3 जीनोन ट्राईऑक्साइड की इसी तरीके से करेंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। XeO3 इसकी हम शेप के बारे में पता करेंगे तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। तो 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे? 6। तो एक और यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा? 3 ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब 3 ऑक्सीजन को जुड़ना है, तो ये 5p ऑर्बिटल है और ये 5d। 3 ऑक्सीजन क्या होंगे? 1 2 3। ये 3 ऑक्सीजन, इसने इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसने इधर सिग्मा बनाया, इसने इधर सिग्मा बनाया। इन तीनों ने यहाँ सिग्मा बना लिए। फिर ये वाला यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला यहाँ पे। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन बताने के टाइम पे हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक तो यहाँ पे 5s ऑर्बिटल, 3 यहाँ पे 5p ऑर्बिटल, इधर सारे ये पाई बॉन्ड है, तो इनको तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? 1 5s और 3 5p। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से ये होती है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कि एक बॉन्ड ये ऊपर और 3 ये इस तरीके से नीचे। तो शेप लिखेंगे, तो शेप लिखने के टाइम पे इस ज्योमेट्री में एटम्स को प्लेस करेंगे। तो बीच में तो ये हमारा जीनन आ गया, ठीक है। एक यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो ऊपर ये लोन पेयर आ गया और 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जो हैं वो ये नीचे आ गए। तो इसकी शेप बताएंगे, तो शेप बताने के टाइम पे लोन पेयर तो हमें दिखाई नहीं देता, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। और ये शेप कैसी दिख रही है? अब हमें पिरामिड की तरह दिख रही है, नीचे ट्राइएंगुलर प्लेन और ऊपर एक वर्टेक्स। तो ये शेप कैसी है? पिरामिडल।
तो ये पिरामिडल शेप बन जाएगी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे।